नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विथ विष्णु जी सर। ठीक है, आज कल की क्लास में हमने आपको बताया था जुड़ जाइएगा पूरे के जोश के साथ। हम आपको आज बढ़िया तरीके से, काफी अच्छे तरीके से मैं लिखा भी है, और जो फ्लैश का था थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का है वो तो इतना सा तो पड़ेगा, वहां मैंने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर जो फ्लैश पड़ा है उसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ज्यादातर, और मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। तो आज आपके बीच में लोकतंत्र का जो पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी, वो लेकर के आ चुका हूँ आपके बीच में। कल मैंने आपको सामान्य जानकारी दी लोकतंत्र की, कैसे लगी आपने कमेंट करके बिल्कुल बताना था, लेकिन अब आगे आपने बताया, उसके लिए हौसला अफजाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास जो है धांसू होने वाली, बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं। सत्ता का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, आज होता तो सत्ता का मतलब होता है शासन, शक्ति। सत्ता का मतलब होता है शक्ति, और यहां लोकतंत्र में शक्ति किसकी चाहिए? लोकतंत्र में शक्ति चाहिए किसकी? शासन की। किसकी चाहिए? शासन की शक्ति। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शासन की शक्ति क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। दूसरा आता है साझेदारी, और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है। तो सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? शक्ति, शासन की शक्ति का बंटवारा ही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। स्वाभाविक सी बात है, आगे चर्चा करते हैं हम, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, आपको कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देखने को मिले, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। अब सत्ता की साझेदारी की परिभाषा की बात करें हम, तो मैंने यहाँ पर दो परिभाषाएं लिखी है, एक तो सीधी शॉर्ट परिभाषा और एक लिखने लायक परिभाषा है। सत्ता की साझेदारी की परिभाषा है सत्ता का या शासन की शक्ति का समान रूप से बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समझिएगा वापस, सत्ता का या शासन की शक्ति का समान रूप से बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और यही बात मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की थी कि सत्ता का मतलब होता है शक्ति, शक्ति किसकी? शासन की, और साझेदारी का मतलब होता है दो लोगों में बांटना या दो से अधिक लोगों में बांटना। तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो समुदाय है, उन समुदायों के बीच में अगर मान लो शासन की शक्ति को बांटते हैं तो क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ लोकतंत्र में ही हो सकती है, राजतंत्र में नहीं। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है, जिसे हम राजा कहते हैं, और यही बात मैंने कल आपको समझाई थी। आगे बढ़ते हैं, तो एक परिभाषा दी हो गई, अगली परिभाषा है सत्ता की साझेदारी की परिभाषा आती, जो बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, याद रखने लायक परिभाषा है। सत्ता का बंटवारा ही क्या है? सत्ता की साझेदारी है। क्या है? सत्ता का बंटवारा ही क्या है? सत्ता की साझेदारी है। क्या है? सत्ता की साझेदारी है। अब सत्ता की साझेदारी की किताब के अकॉर्डिंग अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एनसीईआरटी किताब ने जो उदाहरण चुने हैं उनमें एक उदाहरण चुना है बेल्जियम का, और दूसरा उदाहरण लिया है किसका? श्रीलंका का। एक तो लिया है बेल्जियम का और दूसरा उदाहरण लिया है श्रीलंका का। इन दो उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के साथ ही जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बेल्जियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ये याद रख लेना, पिछली बार भी पूछा गया था एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बोर्ड में, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। अब इतना छोटा सा देश होने के बावजूद इसने जो सत्ता का बंटवारा किया है वो काबिले तारीफ है, और उसको बारे में भी हम जानेंगे कि इसने किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया है। ऐसा सत्ता का बंटवारा तो भारत सरकार भी नहीं कर पाई है, ऐसा बंटवारा बेल्जियम ने किया। बेल्जियम को सत्ता की साझेदारी का आदर्श रूप भी माना जाता है। उसी की विशेषताएं जानेंगे हम। तो उससे पहले पढ़ते, बेल्जियम यूरोप, ये देश है, यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, और हरियाणा से भी छोटा है। राजस्थान की तो बात दूर ही करो, राजस्थान तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि हरियाणा बहुत छोटा राज्य। उसके बावजूद भी बेल्जियम जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है। अब इसके पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस जो यूरोप का शक्तिशाली देश है, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये चार देश हैं
जिनके साथ क्या करता है बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। क्या साझा करता है? सीमा साझा करता है, अर्थात ये इसके पड़ोसी देश। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि, वैसे ही ये इसके क्या है पड़ोसी देश है। अब आगे बात करें इस श्रृंखला में, इस देश की में जाति की जो बनावट है वो काफी जटिल है, वो काफी मुश्किल है, यानी एक दूसरे की जो जाति काफी कई भागों में बटी हुई है, उसका विवरण मैंने आगे दे रखा है। कैसे? देखो, इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसकी बात करें तो 59% लोग, इसकी आबादी का अगर 100% भाग देखें तो कुल आबादी के 100% भाग में से 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसे हमारे हिंदी, मराठी, डोगरी, बोडो, संस्कृत, ऐसी कई भाषाएं हैं, वैसे ही यहां पर 59% आबादी कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है? डच भाषा का। देखो नोट्स भी मैंने आपको बना दिए हैं, ऐसे कैसे उतार ले रहे हैं नोट्स में, आपको इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। 11-12 साल होगी मेरे को पढ़ाते हुए, आज तक कुछ गया नहीं है। और पिछले साल की बात करें एनसीईआरटी बोर्ड में, सॉरी राजस्थान बोर्ड में अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, तो उस राजस्थान बोर्ड में मेरे विद्यार्थियों ने पिछले साल रामगढ़ विवेक स्कूल में 90 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए थे आउट ऑफ 100 नंबर। ठीक है, तो ये रहा उसका सबूत आपके सामने। तो इस क्लास के बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। 59% आबादी की बात करें तो 59% आबादी जो है वो क्या बोलती है? डच भाषा बोलती है। और जो बेल्जियम का फ्लेमिश इलाका है, कौन सा इलाका है? फ्लेमिश क्षेत्र है, उस फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करती है। कहां निवास करती है? फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करती है। ये तो हो गई 59% आबादी। बाकी जो 40% आबादी है वो कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है, जो बोलेनिया क्षेत्र में निवास करती है। कहां का है बोलेनिया क्षेत्र? बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑफिशियली बेल्जियम में ही होगा। तो बेल्जियम का जो बोलेनिया क्षेत्र है उस क्षेत्र में 40% आबादी जो है कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है। शेष 1% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी इसका पड़ोसी देश में, तो वहां से कुछ लोग आकर के रहे हुए हैं प्रवास करके, तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मनी भाषा बोलते हैं। ये तो हो गया इसकी भाषा के आधार पर बनावट। किसके आधार पर बनावट होगी? भाषा के आधार पर बनावट होगी। अब सबसे जो जटिल भाग आता है वो यहां आता है, कहां पर? इसकी जो राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। जबकि आपको पता है कि अगर बात करें भाषा के आधार पर तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? डच भाषी हैं। और सब उसके सेकंड नंबर पे कौन है? फ्रेंच। लेकिन ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा कौन निवास करते हैं? फ्रेंच लोग निवास करते हैं। बात आई समझ में? देखो समझो बात को। ब्रुसेल्स में, अगर ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में लगभग 60%, अगर 59% लोगों की बात करें हम, तो कौन से भाषी है? डच भाषी है। और 40% फ्रेंच भाषी। ये तो पूरे बेल्जियम की बात होगी। लेकिन अगर ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, कैपिटल है, उसकी बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन निवास करते हैं? जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और बाकी 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। जबकि यहाँ पर कितना परसेंट है? 59%। जिसे राजधानी की बात है, पूरे ब्रुसेल्स की बात नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गई। अब हुआ क्या कि 1950 से और 60 के दशक में क्या हुआ? फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया और ब्रुसेल्स में ये तनाव ज्यादा देखने को मिला। क्योंकि अब अगर बात करें ब्रुसेल्स में ऐसा क्यों हुआ? ब्रुसेल्स में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसे और समृद्धि के आधार पर फ्रेंच लोग क्या है? ज्यादा समृद्ध है। फ्रेंच लोग क्या है? ज्यादा समृद्ध है। जबकि हम बात करें आबादी के आधार पर कौन ज्यादा है? डच भाषी ज्यादा है। जबकि पैसे और बहुमत के आधार पर कौन ज्यादा है? फ्रेंच लोग ज्यादा है। कौन से लोग ज्यादा है? फ्रेंच लोग ज्यादा है। ये तो हो गया बेल्जियम का उदाहरण। अब ऐसा ही एक और उदाहरण दे रखा है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। ये बात आशा करता हूं आपके समझ में आ गई होगी कि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, ये और ये वाला जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को लेकर के क्या हुआ था? टकराव हुआ था। और उसी टकराव ने बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को इतना शानदार तरीके से बांटा कि सारे टकराव ही क्या हो गए? खत्म हो गए। टकराव को कम करने के लिए ही क्या की जाती है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ये मोस्ट और इंपोर्टेंट लाइन है, इसे दिमाग में बिठा लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे टॉपिक भी है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। विभिन्न समुदायों के बीच टकरावों को कम करने के लिए ही सत्ता की साझेदारी क्या है?
आवश्यक है। बात आ गई समझ में। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं श्रीलंका का। किसका ले लेते हैं? श्रीलंका का ले लेते हैं। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी जो है कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। लेकिन इसकी जो कॉमर्शियल राजधानी है, इसकी जो आर्थिक राजधानी है कौन सी? कोलंबो है। कौन सी है? कोलंबो है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये भी एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। इसके चारों ओर क्या है? सागर है। इसकी आबादी की बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। कितनी है? लगभग 2 करोड़, अर्थात राजस्थान से भी कम है। अकेले राजस्थान से, राजस्थान की आबादी लगभग 6.86 करोड़ के आसपास है, यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास थी 2011 के अनुसार, जो बढ़कर के हो सकता है कि 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। अभी आंकड़े हमारे पास है नहीं 2025 के, ठीक है। तो अब यहाँ की हमने जातीय व्यवस्था देखी, अब श्रीलंका की जातीय व्यवस्था देखते हैं। देखो यहाँ पर भी कई जातीय समूह निवास करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिहली। सिहली मतलब ये सिहली भाषा बोलते हैं, क्योंकि देखो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को पहले सिहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सिहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसको? श्रीलंका को। सिहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। और सिहल द्वीप के नाम से जाने जाने का भी कारण यही था कि यहाँ पर अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते थे? सिहली भाषा बोलते थे। जैसे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदुस्तान कहा जाता है। हालांकि सभी भाषाओं का आदर करते हैं, भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, लेकिन हिंदी ज्यादा का प्रादुर्भाव ज्यादा होने की वजह से और सिंधु नदी के दाएं किनारे पर निवास करने की वजह से, हिंदू धर्म को ज्यादा मानने की वजह से इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। वैसे सिहल भाषा बोलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सिहल द्वीप या श्रीलंका पड़ गया। तो श्रीलंका में कई प्रकार की जातीय विशेषताएं हैं। उन जातीय विशेषताओं की बात करें तो लगभग 74% जो आबादी है वो कौन सी भाषा बोलती है? सिहली भाषा। बात आ गई समझ में। यहाँ भी भाषा को लेकर का था, यहाँ भी भाषा को लेकर, इसीलिए मैं दोनों को कंपैरिजन में लिखा दिया। आपसे अंतर पूछ ले कि श्रीलंका और बेल्जियम में किस प्रकार का सामाजिक, किस प्रकार का विभाजन था, तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें 74% जो आबादी थी, कितनी परसेंट? 74% आबादी कौन सी थी? सिहली भाषा की थी। कौन सी भाषा की थी? सिहली भाषा की थी। बाकी 18% आबादी तमिल भाषी थी, और तमिल भाषी भी इसमें 2 प्रकार के थे। एक तो श्रीलंकाई मूल की, जो श्रीलंका के निवास करते थे, जिनकी आबादी लगभग 13% थी, और दूसरी भारतीय मूल के थे, जिनकी आबादी 5% थी। अब भारतीय मूल के लोग वहां कैसे गए, तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, और भारत के दक्षिण में भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ लोगों को क्या किया, जब श्रीलंका, आपको पता होना चाहिए कि चाय के उत्पादन जो मुख्य उत्पादक देश है उनमें आता है कौन? श्रीलंका। तो श्रीलंका में चाय अच्छी खासी उत्पादित होती है। अब इंग्लैंड वालों को चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाय श्रम प्रधान कृषि है, यानी श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए क्या किया, तमिलनाडु के कुछ लोगों को इनको किसी एक्ट के तहत, जिस एक्ट का नाम है गिरमिट एक्ट के तहत, मजदूर बना करके कहां ले जाया गया? श्रीलंका ले जाया गया, वहां पर चाय के बागानों में काम करवाया गया। उसमें से कुछ लोग तो वापस भारत आ गए और कुछ लोग वहीं श्रीलंका में निवास करने लगे स्थायी रूप से। इसीलिए भारतीय मूल के अभी भी वहां पर कुछ श्रीलंकाई जो है श्रीलंका में रहते, जिनकी आबादी लगभग 5% है। कितनी परसेंट है? 5%। बाकी बचा जो 7% है वो ईसाई समुदाय निवास करता है, और यह सिहली भाषा और तमिल भाषा दोनों भाषा बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? सिहली भाषा और तमिल भाषा दोनों बोलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गई भाषा की विशेषता। भाई श्रीलंका में भाषा का लेकर के किस प्रकार विभाजन था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ से पुटअप हो कि श्रीलंका में या बेल्जियम में लेकर के किस प्रकार का सामाजिक विभाजन था, तो आप भाषा के आधार पर लिख देना। श्रीलंका में भी भाषा के आधार पर विभाजन लिख देना। कितनी परसेंट आबादी थी, कितनी परसेंट तमिलों की थी, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं अगला जो टॉपिक आता है। देखो मैं टॉपिक वाइज किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना आए। सीधी क्लास देखो और नोट्स बनाओ, खत्म कहानी, किताब को उठाने की भी जरूरत नहीं है, और नंबर नहीं है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। या एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाए एग्जाम में, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतनी बढ़िया तरीके से आपके बीच में सारा कंटेंट लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम। दूसरा अगला जो टॉपिक आता है किताब के अकॉर्डिंग, हम उसकी बात कर ले, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब अगर हम यहां देखिए, एक नजर वापस देखें, तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का कौन से लोग हैं? सिहली भाषी हैं, क्योंकि इनकी आबादी लगभग 74% है। कितनी है? यानी 3/4 भाग किसका है? सिहलियों का है। किसका है? सिहलियों का। तो सत्ता में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? सिहलियों का रहेगा। और उसी को लेकर के इन्होंने दांव खेला, और वही दांव क्या बन गया? टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया।
टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया और उसी टकराव को हम आगे जानने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुसंख्यकवाद को जानने से पहले हम जानेंगे इसको बहुसंख्यक को कि आखिर बहुसंख्यक क्या होता है। उसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी समुदायों में किसी एक समुदाय के लोगों की संख्या जब अधिक होती है तो वह समुदाय क्या कहलाता है, बहुसंख्यक समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, बात को ऐसे समझो, जैसे आपकी क्लास में अगर बात करें 100 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी। उन 100 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी तो कौन है, छात्रा है। 80 विद्यार्थी तो कौन है, छात्रा है, और 20 विद्यार्थी कौन है, छात्र है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी क्लास में बहुसंख्यक कौन है, छात्र या छात्र है, छात्र है ऑफिशियली। दूसरे कमरे की बात करें, दूसरे कमरे में इसका उल्टा कर देते हैं, वहां पर 80% छात्र है और 20% कौन है, छात्र है, तो वहां बहुसंख्यक कौन है, छात्र है, कौन है। तो इसी प्रकार श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे, सिंहली थे, क्योंकि बाकी समुदायों के मुकाबले 74% आबादी किसकी थी, सिंहलियों की थी। किसकी थी, सिंहलियों की। ये तो हो गया बहुसंख्यक, यानी किसी भी क्षेत्र में जब अन्य समुदायों की तुलना में किसी एक समुदाय की संख्या ज्यादा होती है, अन्य समुदायों की तुलना में किसी एक समुदाय की संख्या ज्यादा होती है, तो वह समुदाय क्या कहलाता है, जिसकी संख्या ज्यादा है वह समुदाय क्या कहलाता है, बहुसंख्यक समुदाय कहलाता है, या फिर उनको बहुसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत में बात करें तो भारत में बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा धर्म के आधार पर। ठीक है, अगला आता है बहुसंख्यकवाद, दोनों में फर्क है। बहुसंख्यक की परिभाषा होगी, अगला आता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा की बात करें तो बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, जब कोई समुदाय अपने बहुसंख्यक होने की स्थिति में, बहुसंख्यक होने की स्थिति का मतलब क्या है, यानी उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। बहुसंख्यक होने की स्थिति में अपने मन माने ढंग से, अपने मन चाहे ढंग से क्या करे, देश का शासन संचालन करता है और अपनी नीतियों को अन्य समुदायों पर जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। कौन कहलाते हैं अल्पसंख्यक, जिन लोगों की संख्या कम है वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, बौद्ध है, तो वो उनकी संख्या कम है हिंदुओं के मुकाबले। तो सीधी सी बात यह कि अन्य समुदायों पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन पर थोपता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। बात आई समझ में, ध्यान से सुनिएगा एक बार वापस। जब कोई समुदाय अपने बहुसंख्यक होने की स्थिति में अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन संचालन करता है और अपनी नीतियां अन्य समुदायों पर थोपता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद। अर्थात वो बात को समझो, जब बहुत सारे लोग हो और कोई निर्णय लिया जाए, कोई निर्णय जाए, वापस क्लासरूम के उदाहरण पे आते हैं कि 60% 70% तो कौन है, छात्र है, और 30% कौन है, छात्राएं हैं। अब ऐसे मान लो कि तुम्हारी क्लास में कोई निर्णय लेना है, तो हमेशा निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, लड़कों के पक्ष में जाएगा। लड़कियों के पक्ष में कोई निर्णय जाएगा ही नहीं, क्योंकि 70% वोट वैसे किसके पक्ष में पड़ जाएंगे, लड़कों के पक्ष में पड़ जाएंगे। तो ऐसे में लड़के क्या करेंगे, अपनी नीतियां लड़कियों के ऊपर थोप देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे क्लास का मॉनिटर बनाना आप चाहते हो कि लड़के में से बने, लेकिन बना किसको दिया जाएगा, लड़के में से वोटिंग होगी, तो जीतेंगे कौन, हमेशा कौन जीतेंगे, लड़के जीतेंगे। सेम सिचुएशन किसमें होती है, सरकार में होती है। हमेशा सरकार क्या करती है, बहुमत के चुनाव पर क्या करती है, सरकार बनाती है। अब बाकी जो 30% लोग उनकी तो सरकार कभी बनेगी नहीं ना। अब ऐसे जब सरकार नहीं बनेगी तो उनसे सरकार को लेना देना नहीं रहेगा। अब जब लेना देना नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है सरकार उनके लिए कुछ विकासात्मक योजना भी नहीं बनाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए ही सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं कि जिन लोगों या जिन समुदायों की संख्या कम है उनका वर्चस्व भी राजनीति में उतना ही होना चाहिए जितना कि बहुसंख्यकों का होना चाहिए। तो इसी को लेकर के ऐसा ये जो कमी थी उसको दूर करने के लिए श्रीलंका ने भी काफी प्रयास किए, और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, अब ये तो होगी बात किसकी, बहुसंख्यक और बहुसंख्यक बात की। मैं आशा करता हूं कि बहुसंख्यक के बाद आपको ढंग से समझ में आ गया होगा क्लास के उदाहरण के आधार पर। ठीक है, अब अगली चर्चा करते श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, जिस प्रकार भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से आजाद हुआ, ब्रिटेन से आजाद हुआ, उसी प्रकार यहां पर भी किसका राज था, ब्रिटेन का शासन था। किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था। तो श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से आजाद होता है। क्या होता है, अंग्रेजों से आजाद होता है।
और अंग्रेजों से आजाद होने के बाद जब इसने अपना संविधान बनाया तो उस संविधान के दौरान 1956 में एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से टकराव ज्यादा बढ़ गया। और वो एक ऐसा कानून बनाया जिसमें कानून क्या बनाया गया, सबसे पहला कानून तो ये बनाया गया कि सिंहली भाषा को क्या बना दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। वो भी एकमात्र, कोई दूसरी भाषा नहीं बनाई। जैसे हमारे यहाँ राजभाषा कौन सी है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा कोई सी भी नहीं। जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया तो हमारे यहाँ भी टकराव उत्पन्न हो गया था भारत में, और उस टकराव को लेकर के विशेषकर साउथ में हिंदी भाषा बोलते ही नहीं लोग। यहाँ पर तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी आदि भाषा बोली जाती है। तो उस भाषा को लेकर के अगर हम बात करें तो वहां पर टकराव प्रारंभ हुआ, और उसके लिए भारत सरकार ने वापस से राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्णय लिया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना, राज्य भारत का आंध्र प्रदेश बना। ये याद करने लायक क्वेश्चन है कंपटीशन कृषि से। भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, और इसका गठन करने वाला कौन था, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली के नेतृत्व में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो 1956 ईस्वी का कानून बना, उसमें सिंहली भाषा को क्या बना दी गई, एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। पहला कानून तो ये बनाया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी किसको दी गई, सिंहली भाषी को दी गई। भाई सरकारी नौकरी देता, सरकारी नौकरी भी कौन लगेंगे, सिंहली लगेंगे। इसके अलावा बौद्ध मत को क्या किया गया, बौद्ध मत को यानी बौद्ध धर्म जिसका प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया था, उस बौद्ध मत को बढ़ावा दिया गया, और दूसरों को संरक्षण भी कौन करेगी, सरकार करेगी। इसको लेकर के तमिल भाषी जो लोग थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गए भाई, अपनी भाषा के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी भी इन्हीं को दी जा रही है, हमारी भाषा को भी किसी प्रकार का कोई राजभाषा का महत्व नहीं दिया गया है। तो ऐसे में तमिलों की नाराजगी बढ़ गई। इस स्थिति को लेकर के धीरे धीरे तमिलों में क्या होने लगा, टकराव बढ़ने लगा, और संबंध क्या होने लगे, बिगड़ने लगे। क्या होने लगे, संबंध बिगड़ते चले गए, और यह संबंध बिगड़ते बिगड़ते आगे एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब जब युद्ध संबंध बिगड़ गए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने तमिल भाषियों ने क्या किया, कुछ राजनीतिक पार्टियां बनाई। क्या बनाई, राजनीतिक पार्टियां बनाई, और तमिल को राजभाषा बनाने का, दो बार लिख दिया मैंने राजभाषा, तमिल को राजभाषा, ठीक है, और क्षेत्रीय राजभाषा बनाने, तमिल भाषा को, सॉरी सही तो लिखा था, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने में, और राजभाषा बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम, क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या होती है। देखो, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं द्वारा शासन संचालन करना। अब तमिलों की बात करें, जैसे मान लो ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका का ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इस भाग में तमिल लोग ज्यादा निवास करते थे। कौन ज्यादा निवास करते थे, तमिल लोगों ने क्या किया कि अब इस क्षेत्र का जो शासन संचालन है वो कौन करे, तमिल लोग ही करे। कौन करे, तमिल लोग ही करे, क्योंकि उत्तरी पूर्वी भाग में, बाकी भाग में सिंहली रहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने का भी क्या रखा, महत्व रखा। इसको लेकर के संघर्ष बढ़ने लगा। जब इसको लेकर के संघर्ष बढ़ने लगा तो उसी संघर्ष में आगे जाकर के श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में 1980 में जो श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें श्रीलंका में अधिकतर कौन से लोग निवास करते हैं, तमिल लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं, तमिल लोग निवास करते हैं। तो 1980 के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या होने लगा, श्रीलंका में स्वतंत्र सरकार बनाने को लेकर के कई राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती है, कई प्रकार के राजनीतिक संगठन बनते हैं जो यही मांग रखते हैं कि तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। किसका दर्जा देना चाहिए, राजभाषा का दर्जा दिया जाना है। और इसको लेकर के टकराव बढ़ गया। जब उन्होंने मांगे रखी तो उन्होंने मांगी मानने से अवहेलना कर दिया। जब इनकी मांगे नहीं मान ली गई और बार बार जब इनको दबाया गया तो परिणाम ये निकला कि दोनों के बीच में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और टकराव बढ़ने के साथ साथ यह टकराव धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है, गृह युद्ध का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, गृह युद्ध का रूप ले लेता है। गृह युद्ध क्या होता है, जब एक ही घर के अंदर दो सदस्य आपस में लड़ मरे या हिंसात्मक कार्रवाई होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। तो वैसे श्रीलंका में गृह युद्ध क्या, उसकी परिभाषा लेकर के थोड़ा प्लेस हो सकता है कि आपको नहीं दिखा दी, लेकिन फिर मैं आपको आराम से बोलकर बता देता हूं, ठीक है। लाइट का जो प्लेस है वो थोड़ा सा आता ही है, ठीक है। तो गृह युद्ध किसे कहते हैं, जब किसी देश में दो समुदाय या दो से अधिक समुदाय, दो या
2 से अधिक समुदाय आपस में हिंसात्मक रूप से लड़ते हैं तो वह युद्ध क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। और इस प्रकार जैसे भारत और मुसलमानों में 1947 में ऐसा युद्ध छिड़ा था, हिंसात्मक कार्य। हालांकि हमने इसे अलग नाम दिया, और अलग नाम क्या दिया? सांप्रदायिक हिंसा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आगे सिलेबस में है हमारे। जब दो धर्म को लेकर के लड़ते, हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर लड़े थे, लेकिन ये किसको लेकर लड़े थे? शासन को लेकर लड़े थे। किसको लेकर लड़े थे? गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक समुदाय किसी राजनीति या शासन प्रणाली को लेकर के, हाँ ये बात विशेष ध्यान रखना, राजनीतिक या शासन प्रणाली को लेकर के आपस में हिंसात्मक रूप से लड़ते हैं और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? गृह युद्ध कहा जाता है। बाद में श्रीलंकाइयों ने तमिल भाषियों की बात मानी, और मानने के बाद 2009 में इन दोनों समुदायों के बीच में समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद दोनों के बीच में समझौता होते ही क्या हो गया? यह जो गृह युद्ध था वो गृह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखो, मैंने मेरी पूरी कोशिश की बेटा, पूरा तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर वापस आप क्लास को रिवाइज करके देख ले। बाकी बहुत मेहनत की है मैंने, इसमें पूरा कंटेंट लिखा है, एक एक लाइन लिखी, छोड़ी नहीं है, और आपके लिए ही ये मेहनत कर रहा हूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैंने अभी नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो आपका सपोर्ट पूरा चाहिए। जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि सर ने क्लासें प्रारंभ की है, और ये सब मेहनत जो आपके लिए की है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको बीच राह में छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने एक बार जो आपको वादा किया, उस वादे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, मेहनत करने की कोशिश करूंगा। संडे को हो सकता है कि मैं आपको 2-3 क्लासें प्रोवाइड करवा दूं, फ्री रहूंगा तो, क्योंकि मैं भी आपको पता रहता है बिजी रहता हूं, मेरी भी शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो उसके बावजूद मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं, मेरा 1-1.5 घंटा बर्बाद कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बर्बाद तो क्या, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो इस मेहनत के लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, इसमें क्या सुधार करना है, भाषा, आवाज या कुछ और सुधार करना। थोड़ा सा फ्लेश का रहेगा बस, वो जो यहाँ रहेगा उसकी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, बाकी बातें आपको बता दूंगा। और क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नया प्लेटफॉर्म आपके लिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जी जान से मेहनत करूंगा। और जल्दी ही 12वीं क्लास के लिए भी मैं ज्योग्राफी क्लासें कल से या परसों से प्रोवाइड वीडियो बना ली है, लेकिन प्रोवाइड करवाने की जरूरत, आप प्रोवाइड भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। धन्यवाद। आराम से मेहनत कीजिए, पढ़िए लगातार, घर वालों के सपने कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।